आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है उसको क्लासिफाई करेंगे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई करने के लिए इसके क्या है, अलग अलग टाइप के रेजिन हम यूज़ करते हैं उनको देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। उसके बाद आयन एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरीके से होता है तो उसकी मैकेनिज्म को हम समझेंगे। क्या क्या फैक्टर है जो कि आयन एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से आयन एक्सचेंज इफेक्टिवली होगा या नहीं होगा या कम होगा। उसके बाद में उसकी मेथडोलॉजी और एप्लीकेशन। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है जिसके अकॉर्डिंग हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बेसिक के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, तो सबसे पहले हम समझते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज ए प्रोसेस दैट अलाउड द सेपरेशन ऑफ द आयन्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर द एफिनिटी टू द आयन एक्सचेंजर। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होगी। जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग क्रोमेटोग्राफी के टाइप पढ़े हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया। HPLC के अंदर भी हमने क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट लगाया, तो वहाँ सब जगह हमारा कंसेप्ट क्या था, सेपरेशन कर रहे थे। अब वही सेपरेशन का कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया है, बस हमने यहाँ क्या कर दिया कि अब हम आयन को एक्सचेंज करके वहाँ से एफिनिटी के अकॉर्डिंग अलग करेंगे। तो अगर हम आयन को अलग कर रहे हैं तो आयन हमारे पास दो टाइप के मिलते हैं हमारे पास, कैटायनिक और एनायन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। यहाँ हम प्रिंसिपल जानते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा। तो इसी तरीके के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम स्टेशनरी फेज उस तरह का रखेंगे जो उसके अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर सके। अगर हम एनायन को सेपरेट करना चाहते हैं तो कैटायनिक फेज में स्टेशनरी फेज बनाएंगे, और अगर कैटायन को करना चाहते हैं तो एनायनिक फेज में हम वहाँ पे स्टेशनरी फेज को यूज करेंगे, ताकि वो अपने अपोजिट चार्ज को वहाँ पे अट्रैक्ट कर सके और उस तरह के आयन वहाँ पे सेपरेट हो जाए। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में जैसे अपन फ्लो के अकॉर्डिंग मोबाइल फ्लैश के अकॉर्डिंग वहाँ पे अलग अलग सेपरेशन रीजन बना लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे चार्ज की कैपेसिटी और उसकी सॉल्युबिलिटी, उसके पीएच के अकॉर्डिंग, मोबाइल फेज का पीएच क्या है, किस क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अलग कर सकते हैं। It can be used for the almost any kind of the charged molecules, including the large proteins and small nucleotides and amino acids. तो यहाँ पे अपने पास क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर हम अलग कर रहे हैं तो हमें पता है कि कैटायनिक फेज में हम क्या यूज कर रहे हैं, कैटायनिक एनायनिक फेज में हमारे पास प्रोटीन है। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को हम क्या कहते थे, एक तरीके का ज्यूटर आयन है। तो इसका मतलब प्रोटीन के अंदर भी अपने पास कैटायनिक और एनायनिक चार्ज हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास ग्रुप है तो वो अपने पास कार्बोक्सिलेट आयन अपने आप में हो सकता है, अमोनियम आयन उसके अंदर हो सकता है। तो कैटायनिक एनायनिक दोनों फेज उसके अंदर हो सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग हम उसके बड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स को भी अलग कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी हम कह रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास नाइट्रोजन बेस है, फास्फोरस सॉल्ट से अपने पास में वो जुड़ के जो इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है उसकी वजह से भी वहाँ पे चार्ज है। अमीनो एसिड को हम अलग अलग फॉर्म में अलग कर सकते हैं, उसके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उसका सेपरेशन कर सकते हैं। केटायन और एनायन कैन बी सेपरेटेड यूजिंग दिस मेथड। तो यहाँ पे अपने पास ओवरऑल ये बेसिक हो गया कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्या करने वाले हैं हम। तो उसके बाद में इसके अंदर आता है इसका प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन द रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑफ आयन विद द सेपरेशन मैट्रिक्स। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड के अकॉर्डिंग हम स्टडी करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं कूलाम फोर्स, तो जिसको हमने पढ़ा होगा कि Q1 Q2/R²। ठीक है, तो वहाँ पे अपन कह रहे थे जो अट्रैक्शन का फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग था, अपोजिट चार्ज है जो अपने आप में किसी फोर्स के अकॉर्डिंग एक दूसरे के अंदर इंटरेक्शन कर रहे हैं और एक दूसरे को बाउंड कर रहे हैं। तो वही फोर्स यहाँ पे अपने पास में स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के अंदर जो चार्ज है उनके अंदर लगेगा और वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग बाउंड होकर सेपरेट होंगे, तो इंटरेक्शन उनके अंदर होगा। द सेपरेशन अकर बाय द रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ द आयन between the ion present in the solution and those the present in the ion exchange resin। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी इसको समझें तो हमने रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कहते हैं, एक सॉल्ट है उसका कैटायन एनायन दूसरे के कैटायन एनायन से एक्सचेंज हो गया। ठीक है,
तो उसको हम कर देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर हम आयनिक फेज की बात करते हैं तो वो अपने आप में क्या करता है, किसी सॉल्ट में से उस केटायन को रिप्लेस कर दिया, या किसी एनायन ने उसके दूसरे एनायन को रिप्लेस करके सॉल्ट दूसरा फॉर्म बना दिया। तो इस तरीके से भी हमारे पास क्या हो सकता है, रिवर्सिबल फेज में हम एक्सचेंज करके यहाँ पे एक आयन को आयनिक फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अगर मैं कहूँ मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है और यहाँ पे सोडियम रेजिन को मैं यूज में लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि NaCl बन जाएगा और कैल्शियम अपने पास सॉल्यूशन में आ सकता है। इसी तरीके से कैल्शियम है तो वो कैल्शियम आयन अपने पास है तो वो बाउंड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि आयन को एक्सचेंज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। एक सॉल्ट दूसरे सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है और एक आयन उसमें से रिलीज होके सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सचेंज का प्रोसीजर किस तरीके से है, उसकी कंडीशन क्या है, तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम मोबाइल फेज बनाएंगे। उसी कंडीशन को ध्यान में रखते समय हम स्टेशनरी फेज के डिज़ाइन करेंगे। स्टेशनरी फेज का पीएच क्या रखना है, सब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी को हमने जैसे एसपीएलसी के अंदर हमने पढ़ा था आयन एक्सचेंज, जब हमने एसपीएलसी कॉलम में देख रहे थे, तो हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि एनायन अपने पास है एक्सचेंजर स्टेशनरी फेज पार्टिकल्स। तो एनायन एक्सचेंजर होगा तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ये एक खुद पॉजिटिव चार्ज होगा जो अपने आप में क्या कर रहा है, एनायन को इससे बांध कर रहा है, बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज एनालाइज, तो अपने पास एनायन है अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपने आप में काफ़ी बड़ा होगा इनफाइनाइट फॉर्म में। जो हम स्टेशनरी फेज लगा रहे हैं वो सारी अपने पास पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई है। उसके अंदर अगर छोटा पार्टिकल के फॉर्म में उसके अंदर एनायन लिख लेगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी के अपोजिट अगर अपन केटायन के अकॉर्डिंग थे तो केटायन एक्सचेंज स्टेशनरी फेज, केटायन एक्सचेंज कर रहा है तो खुद कौन से चार्ज का होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे याद रखना, अगर यहाँ वर्ड आ रहा है केटायन एक्सचेंजर स्टेशनरी फेज, तो केटायन को हम जनरली क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब जो स्टेशनरी फेज है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसी को अगर हम समझते हैं वापस रेजिन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए अलग अलग टाइप के रेजिन यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर दे क्लासीफाई एज ए स्ट्रॉन्ग केटायन एक्सचेंज रेजिन। तो अपने पास क्या हो गया कि एक तो अपने पास स्ट्रॉन्गली मतलब केटायन एक्सचेंज रेजिन, तो केटायन एक्सचेंज रेजिन का मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिवली चार्ज अपने पास स्टेशनरी फेज है। ठीक है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा हमारे पास हो गया वीक केटायन एक्सचेंज रेजिन। तो यहाँ पे दूसरा हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन में भी स्टेशनरी फेज केटायन एक्सचेंज है मगर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका मतलब उसके लिए हमने कोई कंडीशनल अप्लाई की हुई है, उसके अकॉर्डिंग कोई पीएच कंडीशन है, जब वो अपने आप में केटायन को एक्सचेंज करेगा। स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंज रेजिन और इसी तरीके से वीक एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो रेजिन को भी हमने 4 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, स्ट्रॉन्ग वीक। स्ट्रॉन्ग केटायन, वीक केटायन एक्सचेंज रेजिन, स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंज रेजिन और वीक एनायन एक्सचेंज रेजिन। क्लियर। इसी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द सोर्स दे कैन, तो कैसे कैसे हो सकते हैं अपने पास, नेचुरली जो भी अपन एक्सचेंज कर रहे हैं या तो नेचुरली फॉर्म में हमने लिया हो या सिंथेटिक फॉर्म में रेजिन को बनाया हो। नेचुरल फेज में अगर हम रेजिन ले रहे हैं तो अपने पास जियोलाइट जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने पास, क्ले के फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। तो एक क्ले अपने पास हो गया, एक एनायन के फॉर्म में अपन कह रहे तो डोलोमाइट। तो ये दोनों अपने पास नेचर में मिलते हैं। डोलोमाइट अपने पास है एनायन, और केटायन के फॉर्म में हम ले रहे तो जियोलाइट। ठीक है, तो जियोलाइट अपने पास कह रहे हैं तो सोडियम जियोलाइट के फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सिंथेटिक रेजिन के फॉर्म में हम देख रहे हैं तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रेजिन। तो हमने क्या करा हुआ है, इनऑर्गेनिक मटेरियल के साथ में कोई रेजिन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाया हुआ हो। ठीक है, तो उस तरह की रेजिन को हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो ऑर्गेनिक रेजिन आर पॉलीमरिक रेजिन मैट्रिक्स। तो जैसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पॉलीमर अपने आप में यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने HPL से हमने सिलिका जेल यूज़ किया था, तो वो भी अपने आप में एक कैटिनेशन नेचर से बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है। उसी तरीके से हमने अलग अलग पॉलीमर बना है, उसके अंदर हमने एनायनिक कैटायनिक पार्ट उसके अंदर मैट्रिक फॉर्म में उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ में जोड़े हुए हैं, जो कि अपने आप में एक्सचेंज हो जाएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे दूसरे आयन को। द रेजिन कंपोज ऑफ पॉलीस्टायरिन एक पॉलीमर अपन यूज कर रहे हैं, साइट फॉर द एक्सचेंजेबल फंक्शनल ग्रुप, एंड डाइविनाइल बेंजिल
क्रॉस लिंक एजेंट और ऑफर द स्टेबिलिटीज। तो अपने आप में अलग अलग फॉर्म में, तो अपन यहाँ पे सिर्फ क्या कह रहे हैं, जनरल फॉर्म में कहें तो कोई पॉलीमर हमने सेलेक्ट किया, उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसको हमने किसी तरीके से आयनिक फेज में कन्वर्ट कर दिया, और वही हमारे पास जो मैट्रिक मिक्सचर बन रहा है उसका रेजिन का, उसको हम वहाँ पे सेपरेशन के फॉर्म में यूज में ले रहे हैं। तो दो फॉर्म हो सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फॉर्म में। इसी के अकॉर्डिंग आयन एक्सचेंज रेजिन शुड हैव द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो अगर हम आयन एक्सचेंज रेजिन यूज कर रहे हैं स्टेशनरी फेज में तो क्यों करें, वाई वी सेलेक्ट द दैट टाइप्स ऑफ रेजिन, तो इट मस्ट बी केमिकली स्टेबल। तो केमिकली वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इट्स मीन इट्स ओनली शो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉट टू शो द एनी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द रेजिन। इसका मतलब वहाँ सिर्फ केटायन एनायन का एक्सचेंज हो और केमिकली खुद स्टेबल बना रहा है, ठीक है, जो उसका नेटवर्क है वो भी स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। इट शुड बी इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट। जो भी अपन कह रहे हैं कि अगर अपन ने मोबाइल फेज बनाया तो ऐसा नहीं हो कि हमने जो वहाँ नेटवर्क के फॉर्म में स्टेशनरी फेज बना के उसके अंदर डाला है, वो जब जैसे ही मोबाइल फेज उसके साथ आए ऊपर से तो वो उसको डिजोल्व कर दे, उसके फ्रैक्शन कर दे, और वो स्टेशनरी फेज को ही अपने आप में डिजोल्व करके उसके अंदर बहा के ले जाए। जब वो खुद बहा के ले जाएगा तो कॉलम में बचेगा क्या, ठीक है। तो इस तरह का नेचर नहीं होना चाहिए रेजिन का। इट शुड हैव ए सफिशिएंट डिग्री ऑफ क्रॉस लिंक्ड। तो जितना अपन को एक्सचेंज करना है तो उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वहां पे क्रॉस लिंकिंग उसके अंदर की गई हो। क्लियर। जैसे अपन ने HPLC में पढ़ा था सिलिका जेल C8 और C18, दोनों के अंदर हमारे पास क्या था, C18 के अंदर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हम नेटवर्किंग उसी तरीके से हम यहाँ पे नेटवर्किंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, जो जालक उसके अंदर बना रहे हैं क्रॉस लिंक वो सफिशिएंट हो ताकि वो इजीली उसको सेपरेट कर सके। द स्वेलन रेजिन मस्ट बी डेंसर देन वाटर। अब अपने पास नेक्स्ट क्या हो गया कि अगर हम मोबाइल फेस के फॉर्म में, अगर पोलर मीडियम के फॉर्म में वाटर यूज़ कर रहे हैं, स्टेशनरी फेस से मोबाइल फेस रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, उसको फैलाएगा, ठीक है। डेंसर, जैसे अपने पास रेजिन फूलेगी, स्वेला होगी, अगर वो ज़्यादा फूल गई तो क्या हो सकता है, अपने पास कॉलम भी ब्रेक हो सकता है। तो जब भी कॉलम फिलिंग इस तरीके से मटेरियल से की जाएगी तो उसको भी हमें एक मेजर अमाउंट के अकॉर्डिंग याद रखना है, कितना वो उसके अंदर फैल सकता है, उसकी डेंसर पोजीशन उसके अंदर मेंटेन रहे और वो उस मेंटेन पोजीशन के साथ में आयन को एक्सचेंज भी कर सकता है। तो इट मस्ट कंटेन द सफिशिएंट नंबर ऑफ आयन एक्सचेंज ग्रुप। इसके साथ ही हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर जो आयन एक्सचेंजर ग्रुप है, जितना हमको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उसकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट चाहिए, उस कंडीशन को वो रेजिन फुलफिल करता हो। इसी के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम देखें तो फिजिकली हम क्या देख रहे हैं, क्रॉस लिंकिंग, इट अफेक्ट द स्वेलिंग एंड स्ट्रेंथ एंड सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि रेजिन जो है उसके अंदर क्रॉस लिंक है, वो उसकी वजह से वो स्वेलन होगा, उसकी स्ट्रेंथ को हमें मेजर करना है और वो उसकी सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को हमें देखना है। तीनों हमारे पास में बैलेंस कंडीशन में रहेंगे तभी हम उसको यूज में रहेंगे। स्वेलन कैपेसिटी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेंथ इतनी कम भी ना हो और इतनी ज़्यादा भी नहीं हो कि कॉलम को ही ब्रेक कर दे, सॉल्युबिलिटी भी ऐसी ना हो कि वो डिजोल्व तो हो मगर इतना डिजोल्व हो जाए कि वो कॉलम में से खाली होकर निकल जाए। तो swelling, when the resin swollen polymer chain spread apart, जैसे ही वो उसके अंदर रेजिन फॉलो होगा तो उसके अंदर जो ग्रुप है वो उसके अंदर कॉलम के अंदर फैलेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से पोर्स भी जनरेट होंगे, लिंकेज भी होगा, तो वो अलग अलग तरह के टाइप के इंटरनली फिजिकली इसके अंदर चेंज होंगे। डेंसिटी है तो डेंसर भी हो सकता है, डेंसर कम भी होगी इसके अंदर। तो पोलर सोलवेंट, तो पोलर सोलवेंट हम क्या कह रहे हैं, तो जनरल केस में स्वेलिंग, तो उसकी वजह से उसके अंदर स्वेलिंग हो रही है, मतलब पोलर सॉल्वेंट का मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व करके मोबाइल फेज हम बना रहे हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट हम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन, तो जिसकी वजह से उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो रहा हो, ठीक है। तो स्वेलिंग आल्सो अफेक्ट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन। तो ये तो है ही सही, क्योंकि अगर हम पोलर मीडियम यूज कर रहे हैं इट्स मीन we are increasing the flow rate of the ions, because of when we are using the water it's generating the fast flow rate of the ions, ठीक है। और अगर नॉन पोलर यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी आयंस है उनका फ्लो इतना फास्ट नहीं रह पाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में हम सॉल्वेंट सिस्टम बना रहे हैं, स्टेशनरी फेज लगा रहे हैं, और सारे पैरामीटर को हम किस तरह के आयन को हमें सेपरेट करना है उसको ध्यान में रखते हुए हम वहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हो गया पार्टिकल साइज एंड पोरोसिटी। तो सबसे पहला हमने देखा क्रॉस लिंकिंग, फिर स्वेलिंग, अब आ रहा है अपने पास पार्टिकल साइज एंड पोरोसिटी। इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड डिक्रीज इन पार्टिकल साइज विल इंक्रीज द रेट ऑफ आयन एक्सचेंज। क्या कहा आपने? इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया हमने बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टिकल साइज को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या होगा? विल इंक्रीज द रेट ऑफ आयन एक्सचेंज, तो जिसकी वजह से क्या होगा? आयन का एक्सचेंज बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं साइंस एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग बात करें हम, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भी बड़ा बड़ा पार्टिकल है वो पहले लिख लेगा, इल्यूशन उसका पहले होगा, उसके बाद में जो छोटा पार्टिकल है उसका इल्यूशन बाद में होगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। अगर मॉलिक्यूल जो भी पार्टिकल साइज, जो भी अगर अपन मोबाइल फेस के अंदर अगर सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो अपने पास में बड़ा है तो वो पहले निकल जाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी हम कहें तो उसका सरफेस एरिया कम है। यही कंसेप्ट हम किसके लिए लगाएंगे? स्टेशनरी फेस के लिए भी लगाएंगे। स्टेशनरी फेस को भी अगर हमने छोटा छोटा रखा है तो उसकी वजह से भी सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो कितना रेशो हमें मेंटेन करना है, किस फ्लो रेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको मेंटेन करके उसके फ्लो रेट को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज और उसकी पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी कितनी मेंटेन रहेगी वो दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? दो फैक्टर, सरफेस एरिया एंड पार्टिकल साइज, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। सरफेस एरिया बढ़ाना है तो पार्टिकल साइज को कम करना पड़ेगा। दोनों केस में बात करेंगे, सैंपल के फेज में भी बात करेंगे और स्टेशनरी फेज के अंदर भी बात करेंगे। रीजनरेशन, cation exchange resin are regenerated by the treatment with the acid then washing with water। तो cation exchange resin are regenerated। अब हमने क्या कर दिया कि स्टेशनरी फेज हमने यूज किया कैटायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन का मतलब जो भी अपने पास स्टेशनरी फेज है वो अपने पास नेगेटिवली चार्ज है। अब उसने किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अपने पास जितने भी कैटायन है उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो उसके पास कैटायन एन को बाउंड करने के लिए जो स्पेस था वो स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, उसके अंदर सैचुरेशन आ चुका है। अब हमको अगर उस रेजिन को वापस यूज में लेना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी कैटायन उससे एडहर्स हुए हैं उन एड्जॉर्ब हुए हुए कैटायन को वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो वो जो कैटायन है वो इजीली उससे वॉश आउट होकर निकल जाने चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें कि जो रेजिन है उसको हम वापस यूज ले सके, तो रीयूज हो सके, रीजनरेशन उसका इजीली होगा। तो इस तरह के मटेरियल को हम रेजिन के फॉर्म में इजीली यूज करना चाहेंगे। anion exchange resin are regenerated by the treating with NaOH and this wash with the water until the neutral। तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर देखा है कैटायन के लिए, तो कैटायन में हम देख रहे हैं तो कैटायन को हम किससे ट्रीट कर रहे हैं? एसिड से। एसिड से ट्रीट कर रहे हैं तो उसके अंदर पार्ट क्या है? एनायनिक पार्ट है। तो एनायनिक पार्ट किसको डिस्प्लेस करेगा? वहाँ पे रिएक्ट करके डिसोल्व करने में हेल्प करेगा कैटायन को। ठीक है। इसी तरीके से अगर एनायन एक्सचेंज रेजिन कर रहे हैं तो एनायन एक्सचेंज रेजिन मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। उससे एडहर्स होने वाले जो अपने पास हैं, जो सैंपल जो आयन हम अलग करना चाह रहे हैं वो किस फेज के अपने पास? एनायन अपने पास है, तो वो अपन एनायन के फॉर्म में अगर कह रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज उसके ऊपर है, तो जुड़ क्या रहा है उसके ऊपर? एनायन। ठीक है। अब एनायन को हमें हटाना है तो किससे हटाएंगे अपन? बेस से। तो ओवरऑल कंसेप्ट हम क्या लगा रहे हैं वहां पे? हटाने के लिए हम साल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा तो वो किसी सॉल्वेंट के अंदर 100% अपने पास क्या होंगे? सोलूबल फेज में रहेंगे। अगर मैं कहूँ एनायन एक्सचेंज रेजिन के अकॉर्डिंग हमने मान लो कोई अपने पास में सल्फेट आयन या क्लोराइड आयन या फिर आयोडाइन आयन को हमने अलग किया, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसको साल्ट फॉर्म NaCl या Na सल्फेट के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो कन्वर्ट होके सॉल्ट बन रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? 100%, बिकॉज ऑफ वी नो दैट द सॉल्ट आर 100% डिजोल्व, ठीक है, इन ए सॉल्वेंट एज ए पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर अपने आप में सॉल्ट पूरे पूरे डिजोल्व हो जाते हैं।
तो इस वजह से हमारे पास जो भी यहाँ बनेगा उसको हम सॉल्ट फॉर्म में बना के 100% उसको डिसॉल्व करके हमारा जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन है या एनायन एक्सचेंज रेजिन है उसको हम वापस रीगेन कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम है, तो इस तरीके से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसी को मैंने एचपीएलसी के अकॉर्डिंग भी समझाया था। तो एचपीएलसी भी अपने पास क्या है, एक तरीके से कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप है। तो यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा होगा वो भी एक कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इल्यूशन के फॉर्म में हमने यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, सैंड भर दिया, ग्लास वूल हमने लगा दिया है यहाँ पे, और आयन एक्सचेंज रेजिन को उसके बीच में यहाँ पे फिल अप कर दिया है। क्लियर। तो ग्लास वूल अपने पास क्या हो गया, जो कांच होते हैं, तो कांच की रुई बोल देते हैं इसको अपन, ठीक है। तो ग्लास वूल अपने पास है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, आयन एक्सचेंज रेजिन को लगा दिया ताकि वो ग्लास वूल से पास होके उस फिल्ड कॉलम से बह के बाहर ना निकले। उसके बाद हमने क्या लगाया, सैंड पार्टिकल लगाया। इल्यूजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने इलुएंट अपने आप में यूज कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल फेस। तो इस तरह का सेटअप हम यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज में लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर अपन मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म में देखें तो मेथड द 850 आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे वापस कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में है, जैसे हम एचपीएलसी के अकॉर्डिंग देख रहे थे उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे पूरा सिस्टम सेटअप के फॉर्म में हमारे पास है। अब इसी को अगर हम डायग्रामेटिक फॉर्म में इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को देखें तो यहाँ पे जो हमने एचपीएलसी जैसा कंसेप्ट पढ़ा वही कंसेप्ट यहाँ पे अपने पास है। इलुएंट मोबाइल फेज हमारे पास है, पंप हमारे पास है, यहाँ से उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉलम होगा, कॉलम से हम डिटेक्ट कर लेंगे ट्रांसमिटेड फॉर्म में सपोर्टेड, और जहाँ पे जो सब्सटेंस है उसको ड्रेन फॉर्म में हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद इल्यूशन प्रोसेस हमारे पास हो रहा है। ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं कि ये भी एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप्स है। इलुएंट फॉर्म में हमने मोबाइल फेज यूज कर लिया, स्टेशनरी फेज कर लिया, इल्यूटेंट फॉर्म में हम उसको निकाल रहे हैं जो भी हमको आयन चाहिए। द प्रोसेस ऑफ द extracting a substance that is absorbed to the another by washing it with a solvent। तो जो भी हमारे पास सब्सटेंट है वो स्टेशनरी फेज के अंदर कुछ टाइम के लिए उससे बाउंड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास इल्यूटेंट हम कर रहे हैं, तो इल्यूटेंट क्या हो गया अपने पास, द सब्सटेंट यूज एज ए सॉल्वेंट इन इल्यूशन। तो जहाँ हम एसपीएलसी में इल्यूटेंट हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक मोबाइल फेज जैसा वर्क हो गया कि हम इल्यूटेंट यूज करें। इल्यूएट हमने पास क्या हो गया, द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्वेंट दैट द सब्सटेंस दैट वाज एडजॉर्ब टू द अनदर इज, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास एडजर्व उसके पास हो गया, उसके बाद में जो अपने पास इल्यूटेट, जो अपन अलग अलग, अगर तुमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि अलग अलग उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग बैंड बनते हैं, फिर उनको अलग अलग सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, अपन मोबाइल फेज के अकॉर्डिंग जिसका बैंड पहले निकलता है, जिसकी एफिनिटी कम होती है उसको हम पहले निकाल लें। तो जस्ट वही कंसेप्ट यहाँ पे है। यहाँ के कंसेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, कभी कभी हम इलुएंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग प्रूफ फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं। हमने क्या कर दिया कि पहले सैंपल के साथ में स्टेशनरी फेज के साथ में हमने उसको एड्जॉर्ब करा दिया, उसके बाद में हम ऊपर से इलुएंट का रेशियो वहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि किस टाइप के आयन को हमें पहले निकालना है। उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे पीएच कंडीशन भी चेंज कर देते हैं कि कौन सा अपने पास में पीएच कंडीशन है, जबकि कोई एक आयन उसके अंदर इजीली हमें अपने एक्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप में कहने में इजी नहीं है, अपन क्या करें, सॉल्वेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें पूरी स्टडी करनी पड़ती है कि कौन सा आयन हमें पहले चाहिए और क्यों लिख लेगा और उसके लिए क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद में हमारे पास आता है प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट। तो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में देखा, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ग्लास का हो सकता है कॉलम, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, या पॉलीमर का हो सकता है, ठीक है। तो ग्लास का कॉलम हमने यूज़ किया तो वो ट्रांसपेरेंट कॉलम हमारे पास यूज होगा। अगर कॉलम हमारे पास नहीं है तो हम ब्यूरेट के अंदर भी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करा सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का हम यूज़ कर रहे हैं अगर एचपीएलसी या किसी ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में हम यूज़ करें, पॉलीमरिक फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास प्लास्टिक है उसके कॉलम को हम बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के फॉर्म में हम उसको यूज में ले सकते हैं। पैकिंग द कॉलम, पैकिंग कॉलम को हम कैसे कर रहे हैं, वेट पैकिंग मेथड। तो वेट पैकिंग मेथड में हम क्या करें,
a slurry is prepared of the element with the stationary phase powder and the carefully poured into the column, and care must be taken to avoid air bubbles. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास कॉलम है उस कॉलम को हमने लिया, तो एक तो वेट पैकिंग फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, या तो हम पहले से ही मोबाइल फेस जो स्टेशनरी फेस जो हम बना रहे हैं, तो स्टेशनरी फेस को पहले ही हमने किसी सॉल्वेंट के अंदर उसको डिजोल्व कर लिया। डिजोल्व करने का मतलब उसकी हमने स्लैरी बना दी, तो स्लैरी हमने बना दिया और सेमी सॉलिड फॉर्म में हमने उसको बना दिया, और फिर उसको हम कॉलम के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हो। जब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ग्लास की, अगर हमारे पास कॉलम है तो ग्लास की कॉलम की दीवार के सहारे धीरे धीरे ट्रांसफ़र करेंगे, क्लियर, ताकि उसके अंदर एयर बबल्स ना आए। तो इस तरीके से हम कॉलम को पैक करेंगे। अगर ये मेरे पास एक तरीके से अगर कोई कॉलम है, इस हाथ में मेरे पास अगर ये अपने पास जो स्लैरी जो मैंने स्टेशनरी फेस को सॉल्यूशन के अंदर बनाया है डिजोल्व करके, तो मैं उसके अंदर, जैसे मेरे पास अगर ये गिलास है, ये मान लो मेरे पास कॉलम है, अब मैं इसके अंदर अगर स्लैरी को डालूंगा तो ये दूसरा मैंने लिया, तो दूसरा मेरे पास अगर मान लो इसके अंदर मेरे पास मोबाइल फेज है, तो मैं मोबाइल फेज को इसके अंदर कॉलम के अंदर ऐसे डालूंगा कि वो उसके जो कॉलम है उसके दीवार के सहारे सहारे धीरे धीरे जाए और ऊपर आके उस कॉलम को पैक करे। तो इस तरह की पैकिंग हम क्यों करेंगे, ताकि वो उसके अंदर किसी तरीके का एयर बबल्स उसके अंदर ना आए। ठीक है, एक मेथड ये होता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि जो अपन सॉल्वेंट सिस्टम है उसके अंदर उसको ही हम पहले कॉलम में कुछ भर रहे हैं और एक ग्लास रॉड की हेल्प से धीरे धीरे अपन जो स्टेशनरी फेज है उसको हम उसके अंदर डालते जाएं। तो इस तरीके से हम कॉलम पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो तुम्हें सीखना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर द सैंपल, तो एप्लीकेशन फॉर द सैंपल अपन क्या कर रहे हैं अपने पास, आफ्टर पैकिंग द सैंपल इज एडेड टू द टॉप ऑफ द स्टेशनरी फेज, यूज द सिरिंज और पिपेट। तो अब यहाँ पे हमने कॉलम को यहाँ पे स्टैंड में लगा लिया है। अब उसके अंदर हमें क्या करना है, सैंपल को डालना है। तो जो भी मोबाइल सिस्टम हमने उसके लिए यूज़ किया है, ये बफर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने उसको डिजोल्व करके बनाया है, या उसकी पीएच कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने डिजोल्व करके जो उसके अंदर जो सॉल्वेंट बनाया है उसको हम अब उस कॉलम के ऊपर डालेंगे। जैसे ही हम उस कॉलम के ऊपर डालेंगे तो यहाँ पे दिस लेयर इज यूजुअली टॉप्ड with a small layer of sand or with the cotton or the glass wool to protect the shape of shape of the organic layer from the velocity of the newly added element। तो यहाँ पे अब जैसे तुमने उसके अंदर सॉल्वेंट डाला तो सॉल्वेंट अपने पास क्या होगा, अब वो उसकी एफिनिटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट पढ़ा है वैसे उसके अंदर फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बीच में उसके अंदर स्टेशनरी फेस को रोकने के लिए बीच में ग्लास वुड सॉल्ट और कॉटन उसके अंदर लगाए हुए हैं। ऑर्गेनिक लेयर को भी हमने वहाँ पे रोका हुआ है। तो वेलोसिटी फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द न्यूली एडेड इल्यूटेन, तो अब वो किसके अंदर फ्लो होगा, उस जो स्टेशनरी फेस है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सैंपल को हम फ्लो करा। तो पहले हमने कॉलम बनाया, फिर उसके बाद में कॉलम की पैकिंग करी, उसके बाद उसके अंदर सैंपल को हमने उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद मोबाइल फेज हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे खेल स्टार्ट होएगा। कैसे स्टार्ट होगा कि अगर हमने अमीनो एसिड लिया है तो अलग अलग उसका पीएच लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसका सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे हम मोबाइल फेज किस तरह का हमारे पास मॉलिक्यूल्स है जिसको हम अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पे एनायनिक, एल्काइनिक या बफर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे मोबाइल फेज को हम सेलेक्ट करेंगे। स्टेशनरी फेज हमारे पास हो गया, तो क्या कह रहे हैं अपन, द आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ द कैटायनिक स्पेसिस एंड द एनायनिक स्पेस। तो अपने पास स्टेशनरी फेज, तो यहाँ अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, कैटायन एक्सचेंजर है या एनायन एक्सचेंजर है, तो किस तरह को आयन को निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं। इल्यूशन हम कर रहे हैं, तो component of the matrix mixtures separate and move down the column and different and depending upon the affinity of the ion for the ion exchanger। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक तरह के ही आयन भी हो सकते हैं और अलग अलग तरह के आयन भी हम यहाँ पे सैंपल के फॉर्म में यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो उनकी एफिनिटी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग सेपरेट होंगे। अगर मैं कहूँ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साइज के अकॉर्डिंग भी उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन जनरेट हो सकता है।
अगर मैं आयन के अकॉर्डिंग कहूँ तो अलग अलग टाइप के आयन की वजह से भी उसके अंदर आयन एक्सचेंज के कारण सेपरेशन उसकी फ्लो रेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। और अगर मैं कहना चाहूँ तो क्या कह सकता हूँ कि बफर सॉल्यूशन जो बनाया है उसकी बफर के पीएच के अकॉर्डिंग भी उस कॉलम के अंदर इल्यूशन पे इफेक्ट आएगा। द इल्यूशन आर कलेक्टेड एट द डिफरेंट स्टेट एंड एनालिसिस ऑफ द इल्यूटेट। तो इल्यूएट जो हमने पास जो कॉलम से पास आउट हो गया तो उसको इल्यूएट हम क्या कह रहे हैं, अगर एचपीएलसी के फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, वहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगा दिया, उससे हमने आइडेंटिफाई कर दिया, या फिर फ्लेम फोटोमेट्री हमने यूज़ कर दी। फ्लेम फोटोमेट्री में क्या हो रहा है, जो भी इल्यूट हो रहा है उस सैंपल को हम थोड़ा सा फ्लेम के अकॉर्डिंग वेपराइज फॉर्म के आयनाइजेशन फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट करके उसको हम फाइंड आउट कर रहे हो कि कौन सा आयन है, सोडियम है या कैल्शियम है, कौन सा आयन उस तरह का है। पोलेरोग्राफी के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर सकते हैं, कंडक्टोमेट्री के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे एनालिटिकली हम स्टडी करके इल्यूट फॉर्म में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास हो रहा है, तो किस किस तरीके से हम इल्यूएशन को देख रहे हैं। सबसे पहले देखो लो सॉल्ट इल्यूएशन बर्फा, तो यहाँ पे अपने पास एन हाई, यहाँ पे देखो कॉलम वही है, अब अपन अलग अलग तरीके से उसको सेपरेशन कर रहे हैं। देखो सेपरेशन करने का तरीका क्या रहा कि मोबाइल फेज के अकॉर्डिंग जो अपन यूज कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले इधर लिखा हुआ है लो साल्ट इल्यूशन बफर, तो लो साल्ट इल्यूशन बफर कर दिया तो वो सैंपल मिक्सचर क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के अंदर अपने आप में यहाँ पे जा रहा है देखो। और जो उसके अंदर लो साल्ट इल्यूशन के अकॉर्डिंग अपने पास सेपरेशन होगा वो अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अकॉर्डिंग हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। और कहाँ गए लास्ट में, हाई साल्ट इल्यूशन बफर के अकॉर्डिंग, और ये हमारे पास अलग अलग फॉर्म में सेपरेशन हो गया। और इसी को हम अगर डिटेक्टर के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास लो सॉल्ट से हाई सॉल्ट के बीच में यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ इल्यूशन के फॉर्म में हमने यहाँ देख लिया, और यहाँ पे प्रोटीन कंसंट्रेशन के फॉर्म में हम इसको अलग अलग देख सकते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म में हमने क्या किया, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन जो भी मोबाइल फेज है उसके अंदर बफर सिस्टम के अकॉर्डिंग है, जो इल्यूशन है जिसको हमें इल्यूटेट पहले करना है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ से फ्लो अप करा दिया, और उसको हमने अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ सेपरेशन के अकॉर्डिंग बताया हुआ है, अगर अपन डिजिटल फॉर्म में अगर अपन कंप्यूटराइज फॉर्म में करेंगे तो उस तरीके से भी हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। यूवी हमारे पास है, फ्लेम फोटोमीटर है, तो अलग अलग डिटेक्टर है। तो ये एक समझाने के तरीके के अकॉर्डिंग हमारे पास हो गया। इसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ देखें तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, मोर हाईली चार्ज मोबाइल आर मोर tightly bounded to the resin and so travel slower and are eluted late। तो अगर हम कह रहे हैं हाईली चार्ज हमारे पास है तो वो उसके अंदर अगर चार्ज हमारे पास ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा एफिनिटी रखेगा, जैसे जैसे चार्ज की कैपेसिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे उसका इल्यूशन कम होता जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर जो एफिनिटी है या एड्जॉर्बेंट है वो सबसे ज़्यादा हाईली चार्ज, और नीचे है जो लेट चार्ज वाला अपने पास ट्रेवल अपने पास होगा। तो इस तरीके से जैसा कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमने देखा उसी तरीके से यहाँ पे सेपरेशन होगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर्म में कॉलम क्रोमेटो या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को हमने स्टडी किया। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा।